हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है एमपीपीएससी मेंस 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। 2024 प्रीलिम्स जून में आने वाली है। उससे पहले हमें ओल्ड पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि ओल्ड पेपर किस प्रकार से था और क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। प्रीलिम्स पेपर देने से पहले दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पेपर सॉल्व करते समय क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं को अंडरलाइन करना चाहिए। और सेकेंड बात, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पहले उसे छोड़ देना चाहिए। पहले 100% सही जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहिए। अब हम देखते हैं पेपर के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व भी करना है। 2023 के प्री के क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है। तो कृषि पद्धति का सही क्रम है तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि ऑप्शन कट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन था मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई फिर कटाई। तो बुआई से पहले सिंचाई कोई काम की बात नहीं थी, ऑप्शन कट गया। सेकेंड ऑप्शन था मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर उसकी सिंचाई करना, फिर उसकी कटाई करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर था मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर सिंचाई और फिर कटाई। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था। तो इसका सही जवाब था यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट वर्ष घोषित किया था। थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न हमारे पास था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप पेपर पे इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नहीं पूछा है तो कौन कौन से हैं वो अपने को पता है कि हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है। तो जो है नारो हिल्स ये नहीं है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। ये भारत विश्व स्तर पर भारत का हॉटस्पॉट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने कौन सा मिशन चला था। तो इसका सही जवाब है आदित्य L1। ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा चलाया गया मिशन था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा तो नहीं को अंडरलाइन कर लिया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है तो इसके जवाब में आयोग ने जब फाइनल आंसर की जारी करी तब दो आंसर सही थे इसमें। एक तो ये फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी नहीं है। और जो डी वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जवाब भी सही है। तो इसके आयोग ने फाइनल आंसर की में बी और डी दोनों ऑप्शन सही दिए थे। 6 नंबर का प्रश्न पूछा था प्री 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न था हमारे पास 7 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। प्रदूषक नहीं है की बात कर रहा है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, मतलब ऐसा प्रदूषक जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कागज है, भोजन एवं पादप अपशिष्ट ये भी बायोडिग्रेडेबल है, कास्ट एवं सेलुलोज भी है, लेकिन कीटनाशक ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कीटनाशक। प्रश्न 8 की बात करें तो 8वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसका सही जवाब था ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर का प्रश्न था ऑस्ट्रियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की में इसके दो आंसर सही माने। ऑप्शन ए हड्डी का निर्माण और ऑप्शन सी हड्डी का टूटना, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ऑप्शन ए और सी।
अगले प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर का प्रश्न था, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो ग्रीन मफलर की बात करें तो इसी में भी आयोग ने 2 आंसर सही माने। ग्रीन मफलर के अंतर्गत क्या होता है कि जो रोड वगैरह रहते हैं उसके आइट साइड जंगलों में या आइट साइड पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे ये ध्वनि प्रदूषण कम हो। तो ग्रीन मफलर जो प्रदूषण है इसके आयोग ने 2 आंसर माने, एक तो वायु प्रदूषण से संबंधित और एक ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। ऑप्शन बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार देखा गया। तो सबसे अधिक सुधार अलीराजपुर में देखा गया। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी अलीराजपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न 13 इसमें पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम व्यवस्थित करें। सबसे निम्न फिर हाई तक। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर 10 की वृद्धि दर में निम्नतम से उच्चतम स्तर। अगले प्रश्न की बात करें तो 14 नंबर पर प्रश्न था, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। तो टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य, इसमें मैंने तुक्का लगाया था कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि आयोग ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो मैंने इसमें लगाया था ऑप्शन बी जो लास्ट में सही जवाब गया, जिसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर पर प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर निर्मित है। तो इसका सही जवाब है ग्वालियर में क्लस्टर बनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर पर प्रश्न था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो इसका सही जवाब है 62 वर्ष। मध्य प्रदेश में 62 वर्ष है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया। तो इसका सही जवाब है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका के प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। अगले प्रश्न था, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न था, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता। तो इसका सही जवाब है राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न की बात करें तो 20वें नंबर पर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब था पंडित कुंजीलाल दुबे। अगले प्रश्न की बात करें तो 21वें नंबर पर प्रश्न था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के व्यय प्रावधान वर्णित है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो खाद्य संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित है। ऑप्शन है सही जवाब है। 25वें प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। इसका सही जवाब है
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य वर्णित है। 26वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता। 26 नंबर का प्रश्न आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा सही थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था, तो फाइनल आंसर की में आयोग ने यह प्रश्न डिलीट कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। टोटल आयोग में 5 सदस्य होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बचे 3, तो सही जवाब है ऑप्शन सी 3 सदस्य। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। 28वें प्रश्न की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। केक का पद 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न था सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलख। इनकी अध्यक्षता में संघ लोक सेवा आयोग ने 2000 में समिति का गठन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहली आंसर की में आयोग ने इसका जवाब जयपुर दिया था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका सही जवाब ऑप्शन डी दिल्ली है। दिल्ली में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है। तो इसका सही जवाब था उपरोक्त सभी, क्योंकि सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया ये तीनों इसमें शामिल थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। तो इसका सही जवाब था शरत कमल। शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया था। इसका सही जवाब था वर्धन, श्रीनिवास वर्धन। ऑप्शन सी श्रीनिवास वर्धन को 2023 का पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मुंबई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है भारत में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था। तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड 1974 में खेला था, इंग्लैंड के साथ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो इसका प्रारंभ 2015 से हुआ था, तो सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला सैनिक इसका ड्राइवर कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंजू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। इसका सही जवाब है जमशेदजी ईरानी। टाटा कंपनी जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत के गवर्नर को। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो इसका सही जवाब है एमपी ऑनलाइन। ये फॉर्म भरने का कुछ पोर्टल है और बाकी सब पोर्टल कुछ खरीदी से संबंधित है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी एमपी ऑनलाइन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो DSL सही जवाब है ऑप्शन ए।
सही जवाब है अपने पास DSL। बाकी जो है वो केबल, फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट, ये वाला कनेक्शन टेलीफोन लाइन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24/7 कार्य करने की क्षमता। बाकी तो ऑप्शन सारे कट रहे हैं, जैसे सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, ऊंची परिचालन लागतें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फिशिंग हमला। इसके अंतर्गत साइबर हमला किया जाता है और संवेदनशील सूचना प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? तो साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य होता है एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें तो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेज़ॉन किसके उदाहरण हैं? तो इसके आयोग ने 2 आंसर सही माने, ऑप्शन सी और डी, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन सही, 2 मिनट, सही जवाब है B2C और B2B, बिजनेस टू बिजनेस भी और बिजनेस टू कंज्यूमर भी। अगले प्रश्न की बात करें तो 47 नंबर पे था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है विसंकेतन, जिसका इंग्लिश में डिकोडिंग। मतलब जब रिसीवर कोई चीज़ प्राप्त करता है तो कोडिंग में होती है और रिसीवर उसको डिकोड करके फिर व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो 48 नंबर पे था, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोर वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। तो सही जवाब हो जाएगा याहू, यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था, ChatGPT का विकास किसके द्वारा किया गया? जिसका सही जवाब है OpenAI ने ChatGPT का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जबकि वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सागरों में कौन सा सागर गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप के पास भूमध्य सागर स्थित है। गाजा इजराइल वर्सेस जो युद्ध चल रहा है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो सही मिलान का प्रश्न था, जिसके अंतर्गत स्थान और राज्य दिया गया। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश का आप मिलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश तो बालाघाट संबंधित है मध्य प्रदेश से। बेलाडीला की बात करें तो बेलाडीला की खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुंद्रेमुख की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ये केंदुझर और कुंद्रेमुख कर्नाटक में सोने की खदानों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। तो ये हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की 54 क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी विषमांगी प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं होती। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आयोग ने फाइनल आंसर के में इसका सही जवाब दिया ऑप्शन डी, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। अगले प्रश्न की बात करें 56 नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। इस मंडल के अंतर्गत जलवायु और मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न था,
नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ियों से वैतरणा नदी निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैतरणा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था सही मिलान से। सही मिलान कीजिए, जोड़ी मिलाइए। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए गए थे। तो सबसे पहले हम देखें तो मानस असम में स्थित है, और सिमलीपाल ओडिशा में, और शेषांचलम आंध्र प्रदेश तथा नोकरेक मेघालय में। तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए तथा चौथे का सी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो इसमें तुक्का लगाया जा सकता है कि कोष्ठक में यूएसए लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब है बोइजे इडाहो यूएसए। यहाँ पर भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। अगला सवाल था हमारे पास किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न था हमारे पास वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर ऑप्शन बी, विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो इसका आयोग ने सही जवाब ऑप्शन सी, 222 रियासतें दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास था निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न था हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? नहीं दिया है तो इसको अंडरलाइन कर लो, कौन सी मांग नहीं थी। तो आप देखें तो पहला ऑप्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सेकेंड ऑप्शन था काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। फोर्थ ऑप्शन था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। या तो पृथक्करण की मांग होगी या तो एकीकरण की, इन दो में से कोई एक मांग होगी, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन ए और बी तो पहले ही कट गए। और सी और डी से लगाना था। तो इसका सही जवाब था अपने पास ऑप्शन डी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के एकीकरण की मांग कांग्रेस की नहीं थी राष्ट्रीय आंदोलन में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास था निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जवाब आयोग ने दो जवाब सही माने, ऑप्शन ए और डी। ऑप्शन ए महायान तथा ऑप्शन डी वज्रयान, दोनों आंसर आयोग ने सही माने हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1835। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता स्थापित की गई थी। अगला सवाल है हमारे पास शकों पर विजयो परांचंद्र गुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चांदी के सिक्के चलाए गए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास था वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, प्रथम। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है तांबा उत्पादन में।
अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है, जिसका सही जवाब था ऑप्शन सी माही नदी मध्य प्रदेश से के अलावा 3 राज्यों में प्रभावित होती है मध्य प्रदेश सहित। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं है अंडरलाइन करा। अब देखते हैं, काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये तो इसकी विशेषता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड था इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी विशेषता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कि मध्य प्रदेश की विशेषता है, काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ताप्ती। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणी में। बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न था हमारे पास मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है अंडरलाइन कर लिया। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो ये तो सही है, ऑप्शन कट गया। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, यह भी सही है, ऑप्शन कट गया। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये विशेषताएं नहीं है जलवायु की, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये गलत है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, उप आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं, अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अल्पाइन वन। अगला प्रश्न था हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास अमरकंटक पावर स्टेशन, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पर अंडरलाइन। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश यह प्रथम स्थान पर नहीं है। तो यह ऑप्शन गलत है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोन। खरगोन और खंडवा को सुनहरे जिले कहा जाता है कपास उत्पादन के कारण, तो सही जवाब हो जाएगा खरगोन। अगले प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न था राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न था हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास था संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है। तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड में टोटल कितने लेटर होते हैं, नाबार्ड 6 लेटर होते हैं। तो 6 लेटर मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में यह नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना लगभग 1980 से 85 के बीच में आएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था
भारत में लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1990। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न था हमारे पास शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था हमारे पास संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़वानी रियासत से भीमा नायक का संबंध था। अगला प्रश्न है जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति कब शामिल हुए थे? तो इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857। अगला प्रश्न था सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोनी नृत्य, क्योंकि मांडलिया नृत्य, फेपरिया नृत्य और डंडा नृत्य ये सब निमाड़ के नृत्य हैं और सागर ऊपर आता है। अगला प्रश्न था हमारे पास चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से पहचाना गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी के नाम से भी चित्रकूट को पहचाना जाता है। अगला प्रश्न था मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न था दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंड जनजाति। ऑप्शन डी, गोंड जनजाति इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न था ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो में ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न था रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है केशवदास की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवदास। अगला प्रश्न हमारे पास था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणापन तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश शंकर विद्यार्थी। आखिरी प्रश्न था हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939। ये हमारे पास MPPSC प्रीलिम्स 2023 का पेपर विथ सॉल्यूशन हो गया है। इसको एक बार अवश्य सुने और फिर 2024 का प्रीलिम्स देने जाए। बेस्ट ऑफ लक।